हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट 29 सितंबर के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस बताना चाहूँगा साथ ही साथ में कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स इनको रेगुलर बेसिस पे आप लेने के लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी तैयारी होती रहे। और सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है GS2 से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे जो भी सुनवाई होती है, ये कहा जा रहा है कि क्या उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, और अगर नहीं होती हैं तो क्या दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अ फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू लाइव स्ट्रीम ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। तो जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई सभी जितनी भी डिसीजंस लिए जाएंगे या जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो सभी को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा फ्रॉम September 27, 27 सितंबर के बाद से, नियरली 4 years आफ्टर अ प्ली वॉज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली रखी गई थी पारदर्शिता को मद्देनज़र रखते हुए, कि ऐसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, किस तरह से काम चलता है, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए, आम जनता देख सके, जिससे कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे हो रहा है। तो हिस्ट्री क्या है केस की, अगर हम देखें तो 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव किया। 2018 में 4 साल पहले अ 3 जज बेंच एग्रीड टू हियर अ PIL सीकिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो उस टाइम पे एक PIL डाली गई थी, जनहित याचिका डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव जो टेलीकास्ट है या लाइव स्ट्रीमिंग है वो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर 3 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने भी एक, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो नहीं हो सकती क्योंकि 5 जज की होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 3 जज की जो बेंच थी उसने इस चीज़ को सुना था। ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो भी मैटर ऐसे होते हैं जो संविधान से रिलेटेड होते हैं या राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनको लाइव स्ट्रीम करने की बात की गई थी। तो अब देखते हैं नीड क्या है। नीड क्या है लाइव प्रोसीडिंग्स की? पहली बात तो आता है द पिटिशनर साइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो नीड क्या है? तो जो पिटिशनर्स थे, यानी कि जो याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने अपनी याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना यह था कि भाई पहले बात तो है ट्रांसपेरेंसी, की पारदर्शिता का सिद्धांत यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है ग्रेटर एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम, यानी कि न्याय प्रणाली तक पहुँचना है हमें। ब्रिंग डिसिप्लिन एंड इम्प्रूव हाउ जजेस एंड लॉयर्स कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, हम डिसिप्लिन लेके आएँ और किस तरह से जजेस काम कर रहे हैं, लॉयर्स काम कर रहे हैं, और किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर एक चेक रखा जा सके। फिर जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी वो देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग लाइव स्ट्रीमिंग एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो अटॉर्नी जनरल ने ये रिकमेंड किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको ला सकता है। इन कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 1 जो है वो CGI का कोर्ट होता है, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो वहाँ पे बैठते हैं। एंड ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस केसेस, और सिर्फ ऐसे केसेस में ही लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हों, यानी कि 5 के जजेस या 5 से ज़्यादा जजेस की जब बेंच बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, संवैधानिक बेंच कहा जाता है। द अटॉर्नी जनरल साइटेड डीकंजेशन ऑफ कोर्ट्स एंड इम्प्रूविंग फिजिकल एक्सेस टू कोर्ट्स फॉर लिटिगेंट्स। तो AG ने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि कोर्ट्स का डीकंजेशन होना चाहिए, यानी कोर्ट्स में जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वो कम होनी चाहिए। इम्प्रूविंग फिजिकल एक्सेस, कि लोग जो हैं वो आराम से पहुंच सकें कोर्ट्स में, फिजिकल एक्सेस हो सके फॉर लिटिगेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस मुद्दे पर, वो बहुत अहम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस सजेस्टेड बाय द अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ने जो भी रिकमेंडेशंस दी थी उनमें से कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और ये कहा विच इंक्लूडेड अलाउइंग ट्रांसक्रिप्ट्स,
कि जो ट्रांसक्रिप्ट है यानी कि जो वहाँ पे बातचीत हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, उन सबको पब्लिश किया जाएगा, उन सबको दिखाया जाएगा। आर्काइविंग द प्रोसीडिंग्स, कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आर्काइव किया जाएगा, यानी कि प्रतिलेख उसको किया जाएगा, यानी कि बाद में उसको देखने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए उसको रखा जाएगा। आर्काइविंग द प्रोसीडिंग्स के बाद आता है हाउएवर द कोर्ट हैज़ द पावर टू विदहोल्ड ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे किसी केस का ब्रॉडकास्टिंग ना हो, किसी केस की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, तो उसको रोक भी सकती है। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू लाइव स्ट्रीमिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर केस इन्वॉल्विंग, जैसे कि मैट्रिमोनियल मैटर्स, मान लेते हैं पति पत्नी का विवाद है, वहाँ पे शादी के लिए कोई इशू है, तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं करने की ज़रूरत है। मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल, मान लेते हैं छोटे हैं, यानी कि 18 साल से कम या 16 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, उनसे कंसर्निंग जो केसेस होते हैं, या प्राइवेट लाइफ ऑफ यंग ऑफेंडर्स, मान लेते कोई यंग ऑफेंडर्स हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड कोई इशू अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो उसको भी हम लाइव स्ट्रीमिंग से रोक सकते हैं। मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मान लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अगर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होते हैं, तो उनकी भी लाइव प्रोसीडिंग्स रोकी जा सकती है। टू एंश्योर दैट विक्टिम्स, विटनेसेस और डिफेंडेंट्स कैन डिपोज ट्रूथफुली एंड विदाउट एनी फियर, और ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो विक्टिम है यानी कि जो पीड़ित है, विटनेस है यानी कि जो गवाह है, और जो डिफेंडेंट है यानी कि जो प्रतिवादी है, वो क्या करे, वो डिपोज करे ट्रूथफुली, यानी कि बिना किसी डर के वो सही से बोले, एंड विदाउट एनी फियर। टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमें जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सनसनी फैलाने वाली कोई खबर है, कोई न्यूज़ है, तो उस चीज़ को भी हम क्या करें, उस चीज़ को भी, संवेदनशील जानकारी है मान लेते हैं, उस चीज़ को भी हम प्रोटेक्ट करें। इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेक्शुअल असॉल्ट एंड रेप, यानी मान लेते हैं किसी महिला पे रेप हुआ है, सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है मान लेते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो न्यूज़ रहती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उसको थोड़ा सीक्रेट रख सकें, वो चीज़ें थोड़ी दबाई जा सके, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। मैटर्स वेयर पब्लिसिटी वुड बी एंटीथेटिकल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और कुछ ऐसे मैटर में सुनवाई होती है जहाँ पे अगर वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की गई, तो हो सकता है समाज में कुछ जो उपद्रवी लोग हैं वो वहाँ पे दंगा फसाद कर सकते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं, सामुदायिक या सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि किसी केस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। केसेस दैट प्रोवोक सेंटिमेंट्स एंड एनमिटी अमंग कम्युनिटीज़, मान लेते कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दो समुदायों के बीच में कोई एनमिटी आ जाए, या उनके बीच में जो कट्टरता आए या दुश्मनी हो जाए उनके बीच में, तो ऐसे केसेस को भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। करंटली गुजरात हाई कोर्ट, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की जो और पटना की जो हाई कोर्ट्स हैं, वो अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम कर रही हैं। यूट्यूब पे उनकी काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स काट काट कर लोगों ने, अलग अलग चैनल्स ने यूट्यूब पे इनको शो करना शुरू कर दिया है। अगर हम लाइव प्रोसीडिंग्स की बात करें कि दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह से लाइव प्रोसीडिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हम देखें तो यूएसए का कहना ये है कि वाइल द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड प्ली फॉर ब्रॉडकास्ट, अब देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए या ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रहती है और ओरल आर्ग्यूमेंट्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो लिखी रहती है कि वहाँ पे उनमें बातचीत क्या क्या हुई। ऑस्ट्रेलिया में लाइव या डिलेड ब्रॉडकास्टिंग इज़ अलाउड, कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकती है और कुछ समय का डिलेड ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकती है, बट द प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स डिफर अक्रॉस कोर्ट्स, लेकिन क्या प्रैक्टिस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, हर कोर्ट में अलग अलग रहता है। ब्राज़ील में लाइव वीडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स रहती हैं, इंक्लूडिंग द वोटिंग प्रोसेस भी रहता है कि जजेस किस तरह से वोट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अलाउड हैं ब्राज़ील के अंदर। कनाडा में प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉडकास्ट लाइव, की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, अकम्पनीड बाय एक्सप्लेनेशंस, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कनाडा के अंदर कि हर केस की जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, प्रत्येक मामले का जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाता है, और अदालत की समग्र प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ। फिर नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका हैज़ अलाउड द मीडिया टू ब्रॉडकास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अब साउथ अफ्रीका ने मीडिया को ये परमिशन दे दी है कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को दिखा सकते हैं। भारत में अगर ऐसा करते तो आप समझ सकते हैं कि भारत की मीडिया की क्या हालत हो चुकी है इस टाइम पे। इन क्रिमिनल मैटर्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फिर यूके की अगर हम बात करें तो प्रोसीडिंग्स वहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट होती है 1 मिनट डिले के साथ, कि 1 मिनट का डिले रहता है, और कोर्ट की वेबसाइट पर वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर या लंदन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स शो होती हैं लाइव।
अब कंसर्न्स क्या है लाइव स्ट्रीमिंग के? कंसर्न्स अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो तो यही आता है, डिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको गलत पता है कुछ। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मैं किसी बात का दुष्प्रचार कर रहा हूँ, गलत तरीके से उसका प्रचार कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। तो देर आर फियर्स दैट इररेस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड यूज़ ऑफ कंटेंट। मान लेते हैं अगर हम किसी पर्सन कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है इररेस्पॉन्सिबली, तो दिक्कत आएगी, यानी कि गैर जिम्मेदारान तरीके से कर रहा है, या उसका कोई मोटिवेटेड यूज़ है, यानी कि मैं उस कंटेंट को किसी गलत चीज़ के लिए, उसको मेरा मोटिव ये है कि मैं मान लेते हैं उस चीज़ को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कुड स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन अमंग द पब्लिक। और इसके वजह से आम जनता के अंदर क्या होगा? डिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। फिर आता है इंडिविजुअल एक्सपोजर। तो लेसन्स फ्रॉम द ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड दैट जस्टिसेस बिहेव लाइक पॉलिटिशियंस। अब वहाँ पे देखा गया है कि ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें और ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा होता है कि जस्टिसेस जो हैं, जो जस्टिस बैठते हैं, न्यायमूर्ति बैठते हैं कोर्ट्स में, वो अपने आप को पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करते हैं व्हेन गिवन फ्री टेलीविजन टाइम, क्योंकि उनको पता है कि उनको टेलीविज़न देख रहा है या टेलीविज़न में वो दिख रहे हैं, पूरी जनता उनको देख रही है, तो इससे क्या होगा कि उनको एक कैमरे का जो चार्म रहेगा वो उनको आ जाएगा। दे एक्ट टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल एक्सपोजर, यानी कि वो खुद की जो उनके इंडिविजुअल जो एक्सपोजर है उसका वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। फिर आता है एनहेंसेस अनडिज़ायरेबल स्पीच, यानी कि इसके वजह से अवांछित भाषण, यानी कि जो अवांछित भाषण का मतलब हुआ कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो बोला जा रहा है, स्पीच दी जा रही है मान लेते हैं, तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। लाइव स्ट्रीमिंग हैज़ द पोटेंशियल टू साइमल्टेनियसली सप्रेस डिज़ायरेबल स्पीच एंड एनहेंस अनडिज़ायरेबल स्पीच विद इन द कोर्ट रूम। तो कोर्ट के अंदर जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोला जाने लगे। नो अनपॉपुलर कमेंट्स। अब हियरिंग्स के दौरान ये भी रहेगा, जजेस मे नॉट आस्क क्वेश्चंस और मेक कमेंट्स दैट कुड बी परसीव्ड एज अनपॉपुलर। हो सकता है जजेस जिसमें रहें, क्योंकि जजेस को पता है कि सामने कैमरा है, जनता उनको देख रही है, तो वो कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि जो कि अनपॉपुलर हो, लोगों में पसंदीदा ना हो, लोगों उसे पसंद ना करते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जजेस जो हैं कड़े फैसले लेने में भी वहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाए। फिर आता है जेंडर डिसरप्शंस। अ स्टडी ऑन द ऑडियो प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट शोड दैट जुडिशियल इंटरेक्शंस एट ओरल आर्ग्यूमेंट आर हाईली जेंडर्ड विद वुमेन बीइंग इंटरप्टेड एट डिसप्रोपोर्शनेट रेट्स। तो ये कहा जा रहा है कि वुमेन को काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट किया जाता है। फिर आता है डिमोनाइज द जजेस, यानी कि जजेस को नीचे दिखाने वाली बात की जा रही है कि मोस्ट प्रोपोगेंडा वीडियोज ऑफन डिमोनाइज द प्रोफेशनल एंड आर एनोनिमस एंड अवॉइड एनी अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जजेस को डिमोनाइज कर दिया जाएगा, उनका यानी कि उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एनोनिमसली किया जाएगा, यानी पता ही नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है। फिर आता है प्रोपोगेट ओरल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में एसेंचुएट द ट्रेंड ऑफ ओरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट रेदर देन द फाइनल वर्डिक्ट। यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के वजह से क्या होगा कि अंतिम फैसले के बजाय जो अदालत की जो मुख्य टिप्पणियां हैं उसकी प्रवृत्ति को ये बढ़ा सकती है या उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सब दिक्कतें हैं लाइव प्रोसीडिंग से। तो हमने सब चीज़ें समझने की कोशिश की है। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी, यानी कि जो 28 की जो करंट अफेयर्स था, उसमें भी इसको कवर किया गया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा था आप उसको भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है न्यू दिल्ली और ढाका के बीच में जो उन्होंने हेल किया है गंगा पैनल को, यानी कि न्यू दिल्ली और अभी बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर भारत आई थी तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश ने वेलकम किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट टेक्निकल कमेटी। तो एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई है टू स्टडी द यूज़ ऑफ गंगा वाटर्स इन बांग्लादेश, यानी कि गंगा के पानी का बांग्लादेश में किस तरह से इस्तेमाल होगा, उसके लिए एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी को बनाया गया है। The Ganga Technical Committee is one of the several initiatives including several major connectivity and energy initiatives। अब देखिए जो गंगा टेक्निकल कमेटी है, जो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत ने और बांग्लादेश ने आपस के रिलेशंस को सुधारने के लिए, आपस के रिलेशंस को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए, उसमें गंगा टेक्निकल कमेटी एक इनिशिएटिव है। इंक्लूडिंग सेवरल मेजर कनेक्टिविटी, कई सारे भारत ने और बांग्लादेश ने आपस में एक दूसरे दोनों देशों को कनेक्ट करने के लिए कई सारी रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, सी पोर्ट हैं, सबसे जोड़ने की कोशिश की है। एंड एनर्जी इनिशिएटिव्स दैट द टू साइड्स हैव अनाउंस्ड। द लीडर्स वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट टेक्निकल कमेटी टू कंडक्ट अ स्टडी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सके गंगा के पानी को जो बांग्लादेश रिसीव करता है
अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश ने और भारत ने गंगा वाटर ट्रीटी साइन की थी। कब की थी? 1996 में। सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी ये 30 साल का एग्रीमेंट था विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिन्यूड या रिव्यू इन 2026। तो 2026 में माना जा रहा है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी इसकी समीक्षा की जा सकती है या इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। द इंडियन साइड हैज़ ऑल्सो रेज्ड द अर्जेंट इरीगेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स इन त्रिपुरा। भारत ने भी अपनी इरीगेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है त्रिपुरा में उसकी आवाज़ उठाई है, विच कैन बी एड्रेस्ड विद द वाटर्स ऑफ द फेनी रिवर। तो फेनी रिवर वहाँ पे बहती है। एंड अर्ज्ड बांग्लादेश फॉर अर्ली साइनिंग ऑफ द इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द रिवर। और ये अर्ज करा जा रहा है बांग्लादेश के साथ कि फेनी नदी के पानी के ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हो जाना चाहिए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि ड्राई बिहार टू टर्न लिकर बॉटल्स इनटू ग्लास बैंगल्स। अभी तक क्या होता था कि अगर मान लेते हैं, क्योंकि बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया हुआ है, यानी कि बिहार के अंदर लीगली शराब नहीं बिक सकती, तो अगर कहीं पे जब इलीगली वहाँ पे शराब आती थी और वो उस कानून जो है उसको पकड़ता था, सरकार या पुलिस उसको पकड़ती थी उसको, तब तक वहाँ पे क्या किया जाता था कि रोड रोलर चला के उन बॉटल्स को तोड़ दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था, जिससे कि सारी जो शराब थी वो भी ख़राब हो जाती थी और बॉटल्स भी टूट जाती थी। लेकिन अब वहाँ पे जो नीतीश गवर्नमेंट की सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब हम उस बॉटल्स को रोड रोलर्स के नीचे ला के तोड़ेंगे नहीं, जबकि उनसे हम क्या बना सकते हैं? चूड़ियाँ बना सकते हैं। यानी कि वहाँ पे लेडीज़ को काम दिया जाएगा, जिससे कि वो उन बॉटल्स को पिघलाकर उन बॉटल्स से चूड़ियाँ बना सकें। द बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप फैक्ट्रीज टू मेक ग्लास बैंगल्स आउट ऑफ सीज्ड लिकर बॉटल। तो जो लिकर बॉटल सीज की जाती हैं उनसे ग्लास की बैंगल्स बनाई जा सकें, कांच की चूड़ियाँ बनाई जा सकें, थ्रू इट्स रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम जीविका। जो बिहार का रूरल लाइवलीहुड यानी कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण जगहों पर जो लाइवलीहुड यानी कि जीविका का जो प्रमोशन प्रोग्राम है, जिसको जीविका ही नाम दिया गया है, तो उसके तहत इसको किया जाने की बात कही जा रही है। एवर सिंस प्रोहिबिशन वाज इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑन 5 अप्रैल 2016। 2016 में 6 साल हो चुके हैं कि 2016 में बिहार के अंदर बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया गया था। तो प्रोहिबिशन के बाद से अगर हम देखें, लैक्स ऑफ लिकर बॉटल्स हैव बीन सीज्ड एवरी मंथ। हर महीने पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा लाखों बॉटलें पकड़ी जाती हैं और उनको अर्थ मूवर्स या एक्सकेवेटर्स के नीचे क्रश करके ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, यानी कि वही रोड रोलर के नीचे दबाकर ख़त्म कर दिया जाता है। द स्टेट एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट हैज़ एलोकेटेड 1 करोड़ रुपये टू सेटअप अ ग्लास मेकिंग फैक्ट्री इन पटना एंड सेंड वेमेन फॉर ट्रेनिंग टू अदर स्टेट्स। तो जो स्टेट का जो एक्साइज और प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आबकारी विभाग है, अब वो चाह रहा है कि 1 करोड़ रुपए से एक ग्लास मेकिंग फैक्ट्री लगाई जाए पटना में और लेडीज़ को, औरतों को दूसरे राज्यों में भेजा जाए, जिससे कि वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ सकें। फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, जीविका जो बिहार में प्रोग्राम चल रहा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। रूरल सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सामाजिक और एक आर्थिक रूप का जो एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, दैट कम्स अंडर द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोमालिया फेमाइन। सोमालिया में अकाल पड़ा चुका है, यानी कि फेमाइन पड़ा है, वहाँ पे फेमाइन आ रखा है, तो उसकी वजह से सोमालिया की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। $1 billion द अमाउंट रिक्वायर्ड अर्जेंटली टू अवर्ट फेमाइन इन सोमालिया। यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमैनिटेरियन चीफ हैं मार्टिन ग्रिफ्थिस, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, ये अनुमान लगाया है कि $1 बिलियन यानी करीब करीब भारत के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है सोमालिया को इसी टाइम पे, जिससे कि वो अकाल को रोक सके। द फंड वुड बी नीडेड इन द कमिंग मंथ्स एंड अर्ली नेक्स्ट ईयर व्हेन 2 more ड्राई सीजन्स आर एक्सपेक्टेड। अब ये माना जा रहा है कि फ़ंड इसी टाइम पे की रिक्वायरमेंट है और अगले साल की भी रिक्वायरमेंट है ये फ़ंड की, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले 2 बार जो ड्राई सीजन्स आने वाले हैं वो सब ड्राई रहेंगे, या जो सीजन्स आने वाले हैं वो ड्राई रहेंगे, यानी कि वहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत बहुत कम है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सोमालिया अपना में एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं जिनको हम सीड कंट्रीज़ कहते हैं। सीड मतलब क्या है? एस से सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इथियोपिया और डी से जिबूती। तो जिबूती हालांकि डी से शुरू होता है, लेकिन स्पेलिंग DJIBOUTI होता है, तो उसको जिबूती बोला जाता है। तो सीड कंट्रीज़ ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाते हैं। अप टू 7.1 मिलियन पीपल अक्रॉस सोमालिया नीड अर्जेंट असिस्टेंस। तो यानी कि 7.1 मिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 71 लाख लोगों को सोमालिया में अर्जेंट असिस्टेंस की ज़रूरत है
to treat and prevent acute malnutrition and reduce the ongoing hunger-related deaths, according to an analysis by the Integrated Food Security Phase Classification या IPC। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि कहा जा रहा है कि भारत और यूएस का जो रिलेशन है अब इसको आगे बढ़कर एक हमको जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अब तक हम ज़मीन में, वायु में, पानी पे हम एक्सरसाइज करते हैं, अब हमें स्पेस एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, यानी कि भारत को यूएस के साथ एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया एंड द यूएस विल अंडरटेक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन अक्टूबर इन ओली। तो ओली उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर में भारत और यूएस के बीच में मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। द लोकेशन इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 feet and some 95 kilometer from the LAC. India and the US should also join hands in the space war exercise। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत और यूएस जो हैं, जो स्पेस की वॉर एक्सरसाइज होती हैं उसमें भी उनको हाथ मिलाना चाहिए। तो वाई स्पेस ड्रिल इज़ इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें तो 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है दिस ड्रिल विल पुश इंडियाज़ डिफेंस पार्टनरशिप इनटू अ न्यू स्फेयर। तो हम नए स्फेयर में चले जाएंगे इसमें। इट विल ऑल्सो सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द कॉमन ओपोनेंट्स लाइक चाइना। अब जैसे यूएस के लिए भी चाइना एक ओपोनेंट है, अगर हम कहें कि प्रतिद्वंदी है, और भारत के लिए भी प्रतिद्वंदी है, तो अगर भारत और यूएस एक स्पेस एक्सरसाइज करते हैं तो उससे उनको समझ में आएगा, चाइना को समझ में आएगा कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उसके लिए। इट विल हैव अदर पॉजिटिव आउटकम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वाइडर क्वाड का जो 4 देशों का जो समूह है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो उसका वाइडर पर्सपेक्टिव में भी उसका एक इन्फ्लुएंस रहेगा अगर इंडिया और यूएस आपस में हाथ मिलाते हैं। इंडिया एंड यूएस इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव मीटिंग आइडेंटिफाइड स्पेस एज अ क्रिटिकल एरिया ऑफ कोऑपरेशन। भारत ने और यूएस ने जो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये माना था कि स्पेस जो है, यानी कि जो अंतरिक्ष है, वो अपने आप में कोऑपरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है दोनों देशों के बीच में। चाइना हैज़ एडवांस्ड टू द सिस ल्यूनर स्पेस, यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से ऊपर पहुंच चुका है चाइना। इट इज़ डन विद एन एम्बिशन टू स्टेब्लिश अ परमानेंट प्रेजेंस ऑन द मून बाय 2024। चाइना चाह रहा है कि वो परमानेंट प्रेजेंस रखे अपनी मून पे 2024 तक। स्पेस हैज़ एसेट्स दैट फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, जैसे कि जीपीएस, टेलीकॉम नेटवर्क, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि स्पेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी, तो इसलिए इंडिया और यूएस जो है आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी तक स्पेस के मामले में अगर भारत की परफॉर्मेंस देखें तो भारत ने अब तक जितना भी काम किया है वो सारा का सारा काम किसके तहत किया है? इसरो के तहत किया है। हाउएवर द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट 2021 में या 2019 में हमने एक टेस्ट किया था, एसेट टेस्ट किया था इसको, बहुत ही फेमस टेस्ट हुआ था ये भारत में, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट एंड फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पहली बार एक सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज कर चुके हैं हम, इंड स्पेस एक्स जिसको कहा जाता है, 2019 में हम कर चुके हैं। इसमें इसके वजह से इसरो की जो इमेज है वो भी कुछ हद तक चेंज हुई है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप द डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी टू हेल्प डेवलप स्पेस बेस्ड वेपन्स। अब डिफेंस स्पेस एजेंसी को भी सेटअप किया जा चुका है इसलिए जिससे कि हम स्पेस बेस्ड की जो अंतरिक्ष में जो बेस्ड वेपन्स हैं उसको बना सकें। स्पेस इज़ नाउ इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मिलिट्री डोमेन एज लैंड, वाटर, एयर एंड साइबर। अब देखिए जिस तरह से साइबर क्राइम होता है, लैंड पे क्राइम हो सकता है, पानी पे हो सकता है, एयर में हो सकता है, इसी हिसाब से स्पेस को भी अब इस कैटेगरी में काउंट किया जाने लगा है। हाउ कैन इंडिया एंड द यूएस जॉइन हैंड्स इन स्पेस वारफेयर प्रोग्राम्स। अगर हम देखें तो भारत और यूएस किस तरह से हाथ मिला सकता है, तो ये हम समझ चुके हैं कि स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया है। भारत ने जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है उसके तहत बात भी की है। इंडिया और यूएस जो है जो जॉइंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है उसमें भी अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं। और एसेट एक मिसाइल लॉन्च होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू डिस्ट्रॉय अ सैटेलाइट पासिंग ओवरहेड। अब देखिए एसेट का क्या मतलब है, एंटी सैटेलाइट का क्या मतलब है, कि मान लेते हैं कि आपके भारत की धरती के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट किसी पड़ोसी मुल्क की है, या हम कहते हैं किसी जो हमसे जो कॉमन एनिमी है, मान लेते हैं ऐसे मुल्क की कोई सैटेलाइट है जो इंडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है, तो भारत पहले उसको वार्निंग दे सकता है कि वो अपनी मिसाइल वहाँ से हटा ले। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं हटाता है तो भारत के पास एक चांस है कि वो एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट करेगा या एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ेगा, जिससे कि जो दूसरी जो सैटेलाइट है उसको हम नुकसान कर सकते हैं, यानी उसको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं स्पेस एक्सरसाइज से देखें तो पहली बात तो ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन।
यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में हाथ मिला सकते हैं भारत के खिलाफ। इट विल डीरेल द ऑनगोइंग कोर कमांडर डायलॉग इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो बातें चल रही थी वो सब खराब हो सकती हैं, और इसके वजह से स्पेस का मिलिटराइजेशन हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण हो सकता है क्या, हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो 10 लाख पीपल हु नीड टू बी ट्रेंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट। तो एक नई रिपोर्ट का कहना यह है कि 10 लाख लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है अगले 5 सालों में, जिससे कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट अराउंड 50,000 जॉब्स कुड बी क्रिएटेड इन द सेक्टर, और इस सेक्टर में 50,000 नई नौकरियां बनाई जा सकती हैं। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि iForest के द्वारा बनाया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उनको साथ मिला है। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर अ नेशनल लेवल प्रोग्राम। इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो सभी शहरों को लेकर चलेगी, स्टेट को लेकर चलेगी, सेंट्रल एजेंसीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को, NGO को, सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन से लड़ा जा सके। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देख लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स की किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिले ने हाल ही में एक नया उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आता है कि ओनम जो है 8 सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कि मलयालम एल्मेनेक, एल्मेनेक का मतलब है वहाँ का कैलेंडर अगर हम कहते हैं या शेड्यूल कहते हैं, तो मलयालम एल्मेनेक के अकॉर्डिंग ओनम कौन से महीने में आता है और व्हाट डज इट सेलिब्रेट, उसमें क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं चिंगम, और इट सेलिब्रेट्स दी होम कमिंग ऑफ द गुड किंग महाबली। तो एक तो जो गुड किंग है महाबली, उनका जो वापसी, जब वो आते हैं, घर आते हैं, जब वो घर पे आते हैं, उनकी जब घर वापसी होती है, तो ओनम में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। What is the name given to the clay pyramid with 4 faces and a flat top that is used during Onam to symbolize Vaman? यानी कि वमन को, जो वमन अवतार रहा है विष्णु का, उनको सिंबलाइज करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ओनाथप्पन। ठीक है, जब देखिए वहीं के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC या PCS या UP PCS या उत्तराखंड PCS इसको पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर के रूप में। इफ़ द फेस्टिविटीज़ कंक्लूड ऑन द 10th डे नॉन एज थिरुवोनम। अब देखिए जो फेस्टिविटीज़ हैं ओनम की, वो 10वें दिन ख़त्म होती हैं, इसको थिरुवोनम कहा जाता है। वो दिन कौन सा है जिस दिन इसको शुरू किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अथम। नेक्स्ट आता है ल्यूकस एस्पेरा, जो एक इंटीग्रल पार्ट है ओनम फेस्टिविटीज़ का, उसको लोकली क्या कहा जाता है और वो किस लिए यूज़ होता है, तो उसको लोकली कहा जाता है थुम्बा। और ये अपना में एक फ्लावर है जिसको फ्लोरल कारपेट, यानी कि फूलों का जो चटाई है, कारपेट है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फेस्टिविटीज़ इज़ द ओनम साध्या या ओना साध्या। तो ओनम साध्या जो अपना आप में एक फेस्टिविटी, इस हाईलाइट है इस फेस्टिवल की। ट्रेडिशनली हाउ मेनी डिशेज मेक अप द लैविश स्प्रेड, यानी कि कितनी डिशेज बनाई जाती हैं उस टाइम पे खाने की चीज़ें, 26 कलनरी ऑफरिंग्स बनाई जाती हैं विद ओवर 60 इंग्रेडिएंट। तो 60 चीज़ों को डाल के, 60 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को डाल के 26 चीज़ें बनाई जाती हैं। विच सिग्नेचर साध्या डिश इज़ मेड विद योगर्ट, यैम और रॉ बनाना एंड ग्रेटेड कोकोनट, एंड विच डिश इज मेड फ्रॉम पम्पकिन, रेड बीन्स। यानी वो डिशेज पूछ रहा है कौन कौन सी बनाई जा सकती हैं, तो एक तो कालन है और एक एलिशरी है। और लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉम्पिटिटिव इवेंट सेट टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन केरला। इनमें से कौन सा एक ऐसा इवेंट है कॉम्पिटिटिव जो अपने आप में माना जाता है केरला का सबसे पुराना इवेंट रहा है, जो उत्तराथाटी नक्षत्र के दिन होता है नियर द श्री पार्थस्वामी टेम्पल एज पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिविटीज़। तो इसको अरानमुला बोट रेस या अरनमुला वल्लमकली कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आप एक फ़ोटो देख रहे हैं और इसका बताना है आपको कि इस डांस को क्या कहा जाता है और ओनम के किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस डांस को किया जाता है। तो इसको कहा जाता है पुल्लीकल्ली, और ये चौथे दिन में किया जाता है, यानी चौथे दिन पुल्लीकल्ली किया जाता है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। में आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।